ठीक है, रास्ते में ध्यान रखना, जेसिका ने कहा। वह जानती थी कि मरीना आमतौर पर बहुत व्यस्त रहती है, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। ओके, मरीना ने सिर हिलाया। जेसिका ने बैग उठाए और कार से उतर गई। मरीना ने तब तक इंतजार किया जब तक जेसिका ग्लोरी एंटरटेनमेंट के दरवाजे के भीतर नहीं चली गई। फिर कार आगे बढ़ाई। जेसिका सीधा कंपनी की टॉप फ्लोर पर गई। लिफ्ट से निकलते ही कोई उसकी ओर बढ़ा। मिस रॉड्रिगेज, आप आखिर आ ही गईं, पीटर के असिस्टेंट ने उसे देखते ही कहा। जेसिका ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? मैंने सुबह छुट्टी के लिए मैसेज किया था। वह उससे परिचित थी, इन दिनों उसी से सबसे ज्यादा काम पड़ा था। एक असिस्टेंट और एक सेक्रेटरी, दोनों ही पीटर के सबसे भरोसेमंद लोग थे। पता है, असिस्टेंट ने कहा, लेकिन मिस्टर मूर को आज स्टार टीम के ट्राईआउट्स में जाना था। अब कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है और वो अब तक ऑफिस में है। उसका चेहरा बेचैनी से भरा था। जेसिका ने सुझाव दिया, तो तुम जाकर याद दिला दो ना। उसने बाइग्स अपने टेबल पर रखे। मैं नहीं जा सकता, असिस्टेंट ने सिर खुजाते हुए कहा। जेसिका ने भौहें सिकोड़ लीं। क्यों? क्या हुआ? असिस्टेंट ने धीमे स्वर में कहा, आज मिस रॉबर्ट्स आए हैं। वो अभी मिस्टर मूर के ऑफिस में हैं। ज़ोई रॉबर्ट्स। जेसिका ने नाम सुनते ही जरा सोचा। फौरन उसके दिमाग में एक मासूम और खूबसूरत चेहरा उभर आया। हाँ, वही, हाल ही में उसे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है। अभी वो बहुत चर्चा में है और मिस्टर मूर भी उस पर बहुत ध्यान देते हैं। मुझे डर है कि अगर मैंने डिस्टर्ब किया तो मुझे ही निकाल देंगे। जेसिका ने संकोच से पूछा, तो क्या मैं जा सकती हूँ? बिल्कुल, मिस्टर मूर आपसे बहुत स्नेह रखते हैं। वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे जरूर निकाल देंगे, असिस्टेंट ने दुखी स्वर में कहा। जेसिका के आने से पहले वही पीटर का सबसे करीबी माना जाता था, पर अब जेसिका के आने के बाद उसका दर्जा कम हो गया था। फिर भी जेसिका के सहयोगी स्वभाव के कारण उसे उसके साथ काम करना अच्छा लगता था। जेसिका ने उसकी निगाहें देखकर मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। उसने खुद को थोड़ा ठीक किया और पीटर के ऑफिस की ओर बढ़ी। दरवाज़ा बंद था, जैसे असिस्टेंट ने कहा था। जेसिका ने धीरे से खटखटाया। मिस्टर मूर, आपका अगला शेड्यूल करीब है, उसने बाहर से कहा। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। मिस्टर मूर, उसने फिर से दस्तक दी, पर कोई जवाब नहीं मिला। जेसिका ने माथे पर शिकन डाली और कान लगाकर सुना। अंदर पूरी तरह सन्नाटा था। क्या वो बाहर चले गए थे? पर असिस्टेंट बाहर ही था, अगर पीटर गए होते तो उसे जरूर पता चलता। उसके मन में एक बुरा ख्याल आया, कहीं कुछ हुआ तो नहीं। वह देर न करते हुए दरवाज़ा खोलकर अंदर गई। ऑफिस खाली था, लेकिन साइड टेबल पर 2 वाइन ग्लासेस रखे थे, जिनमें अब भी थोड़ा रेड वाइन बचा था। जेसिका ने अंदाज़ा लगाया कि पीटर और ज़ोई यही शराब पी रहे थे। मगर अब दोनों कहाँ गए? अचानक उसे एक जगह का ख्याल आया। वह तेजी से लाउंज की ओर बढ़ी। पीटर ने ऑफिस में आराम के लिए एक छिपा हुआ लाउंज बनवाया था। जेसिका ने सीधे हिडन डोर खोला, और जो दृश्य सामने था उसे देखकर वह सन रह गई। किसने कहा था अंदर आने को? अभी निकलो यहाँ से, ज़ोई ने गुस्से में कहा। सॉरी, माफ कीजिए। जेसिका का चेहरा लाल हो गया। वह पीछे मुड़ने लगी। ज़ोई पीटर के ऊपर झुकी हुई थी, उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। स्पष्ट था कि वे ऐसी हरकत में लगे थे जो सिर्फ बड़ों के लिए थी। लेकिन जैसे ही जेसिका बाहर निकलने को हुई, उसने देखा पीटर का हाथ बिस्तर के किनारे लटक रहा था, बिल्कुल ढीला। अब भी खड़ी क्यों हो? निकलो यहाँ से। क्या मिस्टर मूर और मुझे डिस्टर्ब करना चाहती हो? ज़ोई ने ठंडे स्वर में कहा। जेसिका ने इस बार कदम नहीं बढ़ाए। उसने सिर उठाकर दोबारा देखा। क्या देख रही हो? ज़ोई थोड़ा असहज हुई। जेसिका ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे बिस्तर के पास गई। मिस्टर मूर, उसने पुकारा। पीटर की आंखें बंद थी, कोई जवाब नहीं। ज़ोई ने कहा, मिस्टर मूर नशे में हैं, तुम जाओ, मैं देख लूंगी। उसकी लगातार जल्दी से जेसिका को बाहर भेजने की कोशिश। जेसिका को और भी शकी लगी। उसने जोर से कहा, मिस्टर मूर, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। ज़ोई झल्ला उठी। क्या तुम समझती नहीं? कहा ना, मिस्टर मूर सो रहे हैं। अगर उन्हें परेशान किया तो जब वो जागेंगे तुम्हें सबक सिखाएंगे। ज़ोई ने खुद को पीटर के सामने खड़ा कर लिया ताकि जेसिका कुछ न देख सके। जेसिका ने सिर झुकाया और कहा, माफ कीजिए, मैं निकलती हूँ। ज़ोई ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही जेसिका मुड़ी, उसका हाथ पास रखे पानी के गिलास से टकरा गया। गिलास आधा भरा हुआ था।
अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने बिना झिझके गिलास उठाया और तेजी से पीटर पर पानी फेंक दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि जोई रोक भी नहीं सकी। उसके अपने कपड़े भी भीग गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जोई ने जेसिका के गाल पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, पर उसी पल किसी ने उसका हाथ थाम लिया। मिस्टर मुअर, जेसिका ने चौंक कर कहा। जोई एकदम सख्त हो गई। पीछे मुड़ने की भी हिम्मत नहीं हुई। पुलिस को बुलाओ, पीटर ने धीमी आवाज में कहा। जेसिका ने घबरा कर पूछा, क्या कहा आपने? पीटर की आवाज बहुत कमजोर थी, इतनी कि जेसिका को सुनने के लिए झुकना पड़ा। पुलिस को बुलाओ अभी, पीटर ने दोबारा कहा। इस बार जेसिका ने साफ सुना। उसने तुरंत फोन उठाया और पुलिस को कॉल किया। जैसे ही जोई ने सुना कि पीटर पुलिस बुलाने वाले हैं, वह उनके पकड़ से छूटकर भागने की कोशिश करने लगी। पीटर को नशे की दवा दी गई थी, जिससे वह बिल्कुल कमजोर थे। जोई के झटके से वह फिर बिस्तर पर जा गिरे। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर जेसिका से कहा, उसे रोक लो, भागने मत देना। जेसिका एक पल के लिए चौंकी, फिर बोली, हाँ हाँ। वह तेजी से जोई की ओर लपकी और उसकी कमर पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। अपनी ताकत ठीक से नियंत्रित न कर पाने के कारण उसका कोहनी जमीन पर लगी और दर्द से उसका चेहरा सिकुड़ गया। बाहर खड़ा असिस्टेंट, जो काफी देर से इंतजार कर रहा था, अंदर से कुछ आवाजें सुनकर हिम्मत जुटाकर भीतर घुस गया। जैसे ही वह अंदर आया, उसने सामने एक उलझा हुआ दृश्य देखा। वह कुछ कहने ही वाला था कि तुरंत जेसिका को उठाकर खड़ा किया। मिस रॉड्रिगेज, ये क्या हो रहा है? उसकी नज़र पीटर, जेसिका और जोई के बीच घूमती रही। दृश्य कुछ दिलचस्प लग रहा था। जेसिका ने तुरंत कहा, मिस्टर मुअर ने कहा था जोई को पकड़ो। क्या? असिस्टेंट अभी भी हक्का बक्का था। जेसिका ने झुंझलाते हुए कहा, पकड़ो उसे, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। वह दर्द भूलकर फिर से फोन उठाने लगी। ये देखकर असिस्टेंट ने भी मन से सब शक हटाकर जोई को जमीन पर दबोच लिया। आधा घंटा बाद पुलिस के पहुंचने पर एक ऑफिसर ने कहा, मिस्टर मुअर, हमें आपके कमरे में एक मिनिएचर कैमरा मिला है। उसमें आपके और इस महिला के वीडियो हैं। जेसिका ने ये सुनकर सिर उठाया। मत देखो, पीटर ने तुरंत ऊंची आवाज में कहा। जेसिका ने तुरंत सिर झुका लिया। पीटर ने दांत भींचकर कहा, उस यूएसबी में जो भी है, सब नष्ट कर दो। एक भी हिस्सा लीक नहीं होना चाहिए। उनके शरीर पर दवा का असर अब भी था, इसलिए बोलते हुए भी उनकी आवाज कमजोर पड़ रही थी। अगर वो ठीक होते तो शायद खुद ही कैमरा तोड़ डालते। पुलिस वाले ने कहा, लेकिन ये तो सबूत हैं। पीटर ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, क्या अभी तक सबूत कम हैं? मेरी हालत देख रहे हो ना, अब और क्या चाहिए? जेसिका ने उन्हें सहारा देने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पीटर खड़े हुए, उनका शरीर लड़खड़ा गया और दोनों पीछे रखे सोफे पर गिर पड़े। जेसिका पूरी तरह उनके सीने पर आ गिरी। उसका पैर उनके शरीर के एक बेहद संवेदनशील हिस्से पर जा लगा। पीटर का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। साइड में खड़े असिस्टेंट की आंखें चौड़ी रह गईं। मिस रॉड्रिगेज की निशानेबाजी कमाल की है। यहाँ तक कि मेल पुलिस ऑफिसर ने भी तुरंत नजर फेर ली। सरकारी नौकरी करते हुए ऐसे दृश्य नहीं देखे जाते। जेसिका ने अनजाने में कहा, मिस्टर मुअर, आप ठीक हैं? वह दोनों हाथों से उठने की कोशिश करते हुए चिंतित दिखी। पीटर ने दांत भींचकर कहा, पहले मुझसे हटो। ओके ओके। जेसिका को तब एहसास हुआ कि उनकी स्थिति कितनी अजीब थी। वह जल्दी से चारों हाथों पैरों के बल हट गई। उसका चेहरा इतना लाल था मानो खून टपक जाएगा। पीटर ने गहरी सांस लेकर कहा, वो कैमरा नष्ट करो। जेसिका ने अनजाने में कहा, ओके, मैंने तुमसे नहीं कहा। पीटर ने ऊंची आवाज में टोका और अपने असिस्टेंट की ओर देखा, तुम जाओ। ओके। असिस्टेंट तुरंत आगे बढ़ा। पुलिस वाला उसे रोक ही रहा था कि उसने कैमरा जमीन पर पटक दिया, फिर पैर से उसे 2-3 बार ठोकर मारी। अरे, ये तो गलती से गिर गया, अब क्या करूं? असिस्टेंट ने डरने का नाटक किया। पुलिस वाला उसके अभिनय पर निराश दिखा, पर अब कैमरा टूट चुका था, कुछ कहने का फायदा नहीं था। पीटर खुद जिद पर अड़े थे, इसलिए पुलिस वाले ने मामला वहीं छोड़ दिया और सिर्फ सोई और 2 वाइन ग्लासेस लेकर चला गया। उनके जाते ही कमरा फिर शांत हो गया। जेसिका ने झुककर चिंतित स्वर में पूछा, मिस्टर मुअर, आप दर्द में लग रहे हैं, क्या मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूं? पीटर ने उसकी तरफ ठंडी नजर से देखा। दर्द? उसने जो किया उसके बाद भला दर्द नहीं होगा, और अगर हॉस्पिटल गए तो शर्म से मर जाएंगे। जेसिका ने झिझकते हुए कहा, अगर आप नहीं जाना चाहते तो मैं आपको बेड तक पहुंचा दूं। पीटर ने थकी हुई आवाज में कहा, बेड बदलो क्या?
जेसिका ने हैरानी से पूछा। सारा बेड बदलो, चादरें भी, पीटर ने दांत पीसते हुए कहा। इतनी शर्मनाक चीज यहाँ नहीं रहनी चाहिए। जेसिका एक पल के लिए चौंकी, फिर बोली, ओह ठीक है। वह अब पीटर की पसंद नापसंद अच्छी तरह जानती थी। सिर्फ 1 घंटे में उसने पूरा बेड और शीट्स बदल दिए, साथ ही पीटर की पसंदीदा खुशबू वाला इंसेंस भी जला दिया। सब कुछ ठीक करने के बाद जेसिका बाहर आई और धीरे से कहा, मिस्टर मुआ, अब अंदर आ जाए, आराम कर सकते हैं। इस बीच पीटर अपने असिस्टेंट को इस मामले के बारे में निर्देश दे रहा था। ज़ोई के पीछे कोई है, उस पर नज़र रखो, और अगर कोई उससे संपर्क करे तो मुझे तुरंत बताओ। पीटर की आंखों में इस बार एक ठंडी और खतरनाक झलक थी। वो आमतौर पर आराम पसंद और मज़े लेने वाला इंसान था, लेकिन इस बार वह वाकई गुस्से में था। इस पूरी योजना ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। हाल ही में ज़ोई को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था और उसका पुराना कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होने वाला था। पीटर उसी को अपने कंपनी में लाने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान दोनों की कई बार मुलाकातें हुईं। सारे टर्म्स भी तय हो चुके थे। आज ज़ोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आई थी, साथ में एक बॉटल रेड वाइन भी लाए। कहने लगी, सेलिब्रेशन ड्रिंक। पीटर ने ज्यादा सोचा नहीं और वाइन पी ली, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे लगा कि शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची। फिर ज़ोई ने उसे अंदर लाउंज में ले गई। सच कहें तो ज़ोई दिखने में खूबसूरत और स्वभाव में भी अच्छी थी। पीटर को वो पसंद भी थी, पर वो जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ऊपर से उसने तो ये तक सोचा कि उनका वीडियो रिकॉर्ड करे। पीटर के लिए ये बिल्कुल अस्वीकार्य था। ओके, असिस्टेंट ने तुरंत जवाब दिया। पीटर को लगा इतना कहना भी काफी नहीं है। वो बोला, ज़ोई को लगता है मैं बहुत आसान शिकार हूँ। उसकी पूरी जानकारी निकालो और मैं उसे दोबारा अपनी नज़रों के सामने नहीं देखना चाहता। वह अब पता लगाकर रहेगा कि इसके पीछे कौन है। गॉट इट, असिस्टेंट ने गंभीर स्वर में कहा। उसे भी एहसास था कि मिस्टर मुआ इस बार सचमुच क्रोधित हैं। आखिर पीटर उन लोगों में से था जो औरतों के साथ हमेशा नरमी से पेश आते थे, कभी किसी गलती पर तुरंत सजा नहीं देते थे। एक बार तो उसकी यंग सेक्रेटरी से शेड्यूल में बड़ी गलती हो गई थी, जिससे पीटर का इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट तक खो गया। वो लड़की इतनी डर गई थी कि जेल जाने की तैयारी तक कर ली। लेकिन पीटर ने न केवल उसे माफ किया, बल्कि समझाया कि इंसान मशीन नहीं होता, गलतियां होती हैं, बस उनसे सीखो। वो लड़की अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट की सबसे कैपेबल मैनेजर बन चुकी थी। पर इस बार ज़ोई के लिए पीटर के मन में सिर्फ गुस्सा था। मिस रॉबर्ट्स वाकई बेवकूफ़ थी। इतना अच्छा, सम्मानित आदमी पाने के बजाय उसने घटिया चालें चली, ज़रूरी चीज़ को छोड़कर गलत चीज़ों पर ध्यान दिया। तभी जेसिका बाहर आए और बोली, मिस्टर मुआ, लाउंज तैयार है, आप आराम कर सकते हैं। पीटर के चेहरे की कठोरता तुरंत गायब हो गई। उसने सिर हिलाया, ओके। वो उठने ही वाला था कि जेसिका ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर सहारा दिया। पीटर ने उसकी ओर देखा। जेसिका का चेहरा अब भी भोला लग रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसे लाउंज तक जाने दिया। जब वह बेड पर लेटा तो देखा, बिल्कुल नया बेड, साफ बेडिंग, और हर चीज उसकी पसंद के रंग और स्टाइल की थी। कमरे में उसकी पसंदीदा खुशबू भी थी। मिस्टर मुआ, मैंने हल्का इंसेंस जलाया है, इससे आपको नींद बेहतर आएगी, जेसिका ने बताया। ओके। पीटर, जो कुछ देर पहले तक क्रोध से भरा था, अब धीरे धीरे शांत होने लगा। जेसिका बोली, मैं बाहर ही रहूंगी, अगर कुछ जरूरत हो तो बस आवाज देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। पीटर ने धीरे से कहा, ऑल राइट। अब तक वो केवल हिम्मत के बल पर संभल रहे थे, लेकिन अब नींद ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया। जेसिका ने देखा कि उनकी सांसें स्थिर हो गई हैं, तो धीरे से कमरे से बाहर निकल गई और दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया। बाहर असिस्टेंट इंतजार कर रहा था। जेसिका को देखकर उसने एक छोटा बैग आगे बढ़ाया। व्हाट? जेसिका ने हैरानी से पूछा। तुम्हारे हाथ में चोट लगी थी, ये दवा लगा लो, लड़कियों के शरीर पर निशान अच्छे नहीं लगते, असिस्टेंट ने नरमी से कहा। जेसिका ने नीचे देखा, उसकी कोहनी से चमड़ी का बड़ा हिस्सा छिल गया था, खून सूख चुका था, लेकिन जैसे ही उसने जख्म देखा, दर्द उभर आया। वह हल्के से दर्द से कराह उठी। असिस्टेंट ने कहा, क्या मैं मदद कर दूं? जेसिका ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, मैं खुद कर लूंगी। असिस्टेंट ने ज्यादा जोर नहीं दिया, बस दवा उसके हाथ में थमा दी। थैंक यू, जेसिका ने दोनों हाथों से लेते हुए कहा। असिस्टेंट बोला, मिस्टर मुआ जब तक सो रहे हैं, तुम भी यही थोड़ा आराम कर लो, मैं बाहर रहूंगा, चिंता मत करो। ओके,
जेसिका ने धीरे से जवाब दिया। वो उसकी इस देखभाल के लिए सच में आभारी थी। पीटर के आसपास के लोग सच में अच्छे इंसान थे। असिस्टेंट के जाने के बाद जेसिका ने चुपचाप अपनी चोट पर दवा लगाई। उधर मरीना को जेसिका की हालत का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो अभी क्वांटम से जुड़ी जांच कर रहे लोगों से निपटने की तैयारी कर रही थी। लेकिन उससे पहले ही ऑस्कर कुछ खबर लेकर लौट आया। क्या तुम कह रहे हो कि सारे लोग पहले ही खत्म कर दिए गए? मरीना ने भौहें चढ़ाईं। हाँ, जब हम पहुंचे तब तक सब साफ कर दिया गया था। कोई निशान तक नहीं छोड़ा गया, ऑस्कर ने जवाब दिया। मरीना कुछ देर चुप रही। ऑस्कर ने पूछा, मिस, क्या हो सकता है किसी ने हमें धोखा दिया हो? मरीना ने गहरी आवाज में कहा, संभावना है, लेकिन कुछ अजीब लग रहा है। जांच जारी रखो, पता लगाओ कि ये किसने किया। गॉट इट, ऑस्कर ने तुरंत कहा। फिर उसने सुनहरे किनारों वाला एक इनविटेशन कार्ड निकाला और कहा, ये अल्फ्रेडो गार्सिया का है। आज रात उसका 80वां बर्थडे सेलिब्रेशन है। मिस, क्या आप वहां जाएंगी? अल्फ्रेडो गार्सिया। मरीना की आंखों में हल्की चमक आई। हाँ, ऑस्कर ने सिर हिलाया। वो जानता था कि मरीना ऐसे कार्यक्रमों में शायद ही जाती थी। उसे वो समय की बर्बादी लगते थे। पर गार्सिया और बेली परिवारों के बीच पुराने और गहरे संबंध थे। और ये निमंत्रण खुद अल्फ्रेडो के आदमी लेकर आए थे। इसलिए ऑस्कर ने इस बार उसे दिखाने में संकोच नहीं किया। मरीना ने हल्के से आंखें सिकोड़कर कुछ पल सोचा, फिर सिर हिलाया। तैयारी कर दो, मैं आज रात वहां जाऊंगी। ओके, ऑस्कर ने तुरंत जवाब दिया। रात में गार्सिया परिवार की हवेली में बाहर तरह तरह की लग्जरी कार्स खड़ी थी। आज जनबरफ के लगभग सभी मशहूर लोग वहां मौजूद थे। आखिरकार गार्सिया परिवार शहर के 4 फैमिलीज में से एक था। हालांकि पिछले कुछ सालों में उनका प्रभाव घटता जा रहा था और अब वे उन 4 परिवारों में सबसे नीचे माने जाते थे। फिर भी उनकी हैसियत अब भी ऐसी थी जहां बाकी परिवार पहुंच भी नहीं सकते थे। और अल्फ्रेडो अपने समय में एक बेहद ताकतवर और सम्मानित व्यक्ति थे। ऐसे में उनके बर्थडे पार्टी में भीड़ तो लगनी ही थी। मरीना बहुत जल्दी नहीं पहुंची। उसने कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में पहुंचना चुना। वो बाकी लोगों से मिलने या बातें करने नहीं गई, बल्कि अल्फ्रेडो के बूढ़े बटले के साथ सीधा दूसरी मंजिल पर चली गई। मरीना, मैंने सोचा था कि मैं खुद निमंत्रण भेज दूं, तब भी तुम नहीं आओगी। आज के बर्थडे के मेजबान अल्फ्रेडो ने अपने वॉकिंग स्टिक पर झुकते हुए मुस्कुराकर कहा। मरीना मुस्कुराए और आगे बढ़कर बोली, मिस्टर गार्सिया, जब आपने खुद मुझे निमंत्रण भेजा है, तो अगर मैं न आती तो शायद दोबारा गार्सिया परिवार के दरवाजे पर कदम भी न रख पाती। उसने आगे बढ़कर खुद ही वह बर्थडे गिफ्ट दिया जो उसने पहले से तैयार किया था। अल्फ्रेडो ने बिना झिझके उसे लिया और खुद उस ब्रोकेड बॉक्स को खोला। अंदर एक इंसानी आकार जैसी जिनसेंग रखी थी। अल्फ्रेडो की आंखें चमक उठीं। मरीना ने समझाते हुए कहा, मिस्टर गार्सिया, ये 1000 साल पुरानी जिनसेंग है जो मुझे संयोग से मिली। सुना है आपकी तबीयत हाल ही में ठीक नहीं थी। इसे मेडिसिनल क्यूजीन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको मजबूती देगी। अल्फ्रेडो मुस्कुराए, तुम बहुत सोच समझकर लाए हो, लेकिन ये तो बहुत कीमती है। इसे अपने दादाजी को दे दो, उन्हें इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत होगी। ये बात अल्फ्रेडो ने तिरस्कार से नहीं, बल्कि इसकी असाधारणता देखकर कही थी। ऐसे ऊंचे दर्जे के लोग अब रत्न या एंटीक चीजों में दिलचस्पी नहीं रखते थे, बल्कि ऐसी रेयर मेडिसिनल ट्रेजर्स ही उनके लिए असली संपत्ति होती थी। ये जिनसेंग वाकई असामान्य थी। इसके आकार से लग रहा था मानो इसमें जान आ जाए, इसलिए अल्फ्रेडो इतनी सावधानी बरत रहे थे। मरीना मुस्कुराए, मिस्टर गार्सिया, औपचारिकता मत कीजिए। मैंने अपने दादाजी के लिए भी एक और रखी है। ये आपके लिए ही लाई हूँ। सच? अल्फ्रेडो ने अब भी झिझकते हुए पूछा। बिल्कुल, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं? मरीना की मुस्कान और गहरी हो गई। अल्फ्रेडो और उसके दादाजी बचपन से एक दूसरे को जानते थे। भले ही खून का रिश्ता नहीं था, पर उनका बंधन सगे भाइयों से भी गहरा था। शायद यही कारण था कि मरीना और जेफरी भी इतने करीब थे। ठीक है, अगर तुमने इतना कहा है तो मैं ये तोहफा रख लेता हूँ। अल्फ्रेडो ने आखिरकार मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया। मरीना बोली, मिस्टर गार्सिया, मैंने पहले भी आपसे बहुत कुछ पाया है, अब मेरा थोड़ा लौटाना भी बनता है। अल्फ्रेडो ने हंसकर सिर हिलाया और बटलर को कहा कि वो जिनसेंग को ध्यान से रख दे। फिर उन्होंने मरीना की ओर मुड़कर पूछा, सुना है तुम उस लड़के से मिलने गई थी? हाँ, मरीना ने सिर हिलाया।
उसे पता था अल्फ्रेडो जेफरी की बात कर रहे थे। वो अब भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। अल्फ्रेडो ने ठंडे स्वर में पूछा। मरीना ने नर्म लहजे में कहा, मिस्टर गार्सिया, उसे थोड़ा समय दीजिए, वो खुद समझ जाएगा। अल्फ्रेडो गुस्से में बोले, समय दूं? मेरी उम्र में अब कितना समय बचा है? वो सच में नाराज थे। मरीना कुछ कहने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। बटलर तुरंत आगे बढ़ा और दरवाजा खोला। बाहर अल्फ्रेडो का बड़ा बेटा खड़ा था। कोल्ट, जेफरी वापस आ गया है, जल्दी से मिस्टर गार्सिया को बताओ। कोल्ट ने चौंक कर कहा, सच? मैं अभी बताता हूँ। लेकिन अल्फ्रेडो ने खुद ही बोल दिया, मैंने सुन लिया, वो लड़का सच में लौट आया। मुझे तो लगा था वो मेरे फ्यूनरल में ही आएगा। मिस्टर गार्सिया, आज आपका बर्थडे है, ऐसे अशुभ शब्द मत कहिए, कोल्ट ने विनम्रता से कहा। अल्फ्रेडो बोले, वो अभी कहाँ है? उसे तुरंत ऊपर बुलाओ। हालांकि उनके चेहरे पर गुस्सा था। मरीना जानती थी कि वो भीतर से खुश हैं। उनका वॉकिंग स्टिक कसकर पकड़ना ये साफ दिखा रहा था। तभी अल्फ्रेडो का बेटा फेलिक्स अंदर आया और बोला, वो अभी रास्ते में है। मैंने सुना, जब वो निकला तो साथ में एक गिफ्ट भी था। लगता है वो सच में बर्थडे मनाने आ रहा है। अल्फ्रेडो ने ठंडी सांस ली और कहा, लगता है अभी थोड़ा सा ज़मीर बाकी है उसमें। फिर उसने मरीना की ओर देखा। मरीना, तुम यहीं रहो। देखना, जब वो आएगा तो उसे एहसास होगा कि तुम जैसी गैर रिश्तेदार मुझसे कितना लगाव रखती हो, और वो अपना खून होकर भी कुछ नहीं समझता। मरीना मुस्कुराए। ठीक है मिस्टर गार्सिया, वैसे भी आज के कार्यक्रम के लिए उसने अपनी बाकी सारी योजनाएं स्थगित कर दी थीं। अल्फ्रेडो को अंदर से एहसास था कि शायद जेफरी का आना भी मरीना की वजह से ही हुआ है, नहीं तो वो जिद्दी लड़का शायद कभी घर लौटता ही नहीं। लेकिन कुछ मिनट भी नहीं बीते कि अल्फ्रेडो बेचैन हो उठे। फिर अचानक बोले, मरीना, तुम्हें शायद यहाँ ऊपर बैठे बैठे बोरियत हो रही होगी। नीचे चलो, थोड़ा घूम लो। मरीना समझ गई कि अल्फ्रेडो क्या चाहते हैं। वो खुद जेफरी का इंतजार नीचे करना चाहते थे, लेकिन अपनी उम्र और प्रतिष्ठा की वजह से सीधे नहीं कह पा रहे थे। मरीना मुस्कुराए। आप सही कह रहे हैं मिस्टर गार्सिया, वाकई थोड़ा बोर लग रहा है। अल्फ्रेडो तुरंत बोले, तो चलो, मैं खुद तुम्हें नीचे लेकर चलता हूँ। शायद कोई अच्छा लड़का मिल जाए, मैं तुम्हारा रिश्ता वहीं तय कर दूँ। मरीना हंस पड़ी और बोली, ओके। नीचे के बैंक्वेट हॉल में जबरदस्त रौनक थी। भले ही अल्फ्रेडो सिर्फ शुरुआत में कुछ देर के लिए दिखे थे, लेकिन वहां मौजूद किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनका अनादर कर सके। उल्टा, सभी लोग जरूरत से ज्यादा उत्साह दिखा रहे थे। आखिर अल्फ्रेडो के अलावा गार्सिया परिवार की नई पीढ़ी के लगभग सभी सदस्य वहां थे। आज हैना रथ के साथ आई थी। वो पूरे हॉल में साइमन को ढूंढ रही थी। उसे पहले ही खबर मिल चुकी थी कि साइमन भी इस बैंक्वेट में आने वाला है, लेकिन काफी देर खोजने के बाद भी वो उसे नहीं पा सकी। मिसेस हर्नांडेज, आपने तो कहा था साइमन जरूर आएगा, फिर अब तक वो दिखा क्यों नहीं? हैना ने नाराज लहजे में पूछा। रथ ने सुस्त अंदाज में कहा, इतनी जल्दी क्या है, वो आएगा, पक्का आएगा। ओके। हैना ने तुरंत अपने चेहरे के भाव संभाल लिए। वो जानती थी रथ चाहती है कि उसका रिश्ता साइमन से हो, पर अगर उसने ज्यादा बेचैनी दिखाए तो रथ को ये बात पसंद नहीं आएगी। तभी किसी ने कहा, अरे मिस्टर गार्सिया फिर से नीचे आ रहे हैं। रथ और हैना दोनों ने ऊपर देखा। सीढ़ियों से अल्फ्रेडो उतर रहे थे। उनका हाथ थामे एक पतली सुंदर लड़की उनके साथ थी। हैना ने हैरानी से कहा, अरे मिस्टर गार्सिया के साथ जो लड़की है, वो कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही। जैसे जैसे वो दोनों नीचे आई, हैना ने लड़की का चेहरा साफ देखा और उसकी आंखें चौड़ी रह गईं। ये वही है। वो तुरंत रथ का हाथ पकड़कर बोली, मिसेस हर्नांडेज, वही औरत जो पिछली बार मिली थी। रथ की भौहें सिकुड़ गईं। वो औरत अब तक गार्सिया परिवार में क्या कर रही थी और अल्फ्रेडो के इतने करीब क्यों थी? क्या वो सच में उनके परिवार की सदस्य थी? पर रथ को याद नहीं कि गार्सिया परिवार में ऐसी कोई लड़की थी। अल्फ्रेडो के आते ही शोरगुल वाला बैंक्वेट हॉल अचानक शांत हो गया। सभी उनका अभिवादन करना चाहते थे, लेकिन कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि सब जानते थे कि अल्फ्रेडो भीड़ पसंद नहीं करते। मगर रथ उन सब में नहीं थी। उसने अपना वाइन ग्लास रखा, कमर हिलाते हुए सीधे अल्फ्रेडो की ओर बढ़ी। हैना तुरंत उसके पीछे पीछे चली। अल्फ्रेडो, मैं आपको हैप्पी बर्थडे कहने आई हूँ, रथ ने शालीन मुस्कान के साथ कहा।
अल्फ्रेडो ने हल्के मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उम्मीद नहीं थी कि तुम वक्त निकाल कर आओगी। रथ बोली, एक जूनियर होने के नाते आपका बर्थडे बैंक्वेट अटेंड करना तो मेरा फर्ज था। फिर उसकी नज़र मरीना पर पड़ी। मिस्टर गार्सिया, आपके साथ जो यंग लेडी है वो तो बहुत खूबसूरत है। मुझे तो पता ही नहीं था कि आपकी इतनी सुंदर पोती भी है। बातों बातों में रथ मरीना की पहचान टटोल रही थी। उसने पहले भी बहुत खोज की थी, पर इस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चला था। मरीना को साफ समझ में आ गया कि रथ क्या सोच रही है। उसने ठंडी हंसी भरी, लगता है आपका काम ही है हालात देखकर रवैया बदलना। क्या? रथ उसके अकस्मात जवाब से चौंक गई। मरीना बोली, पिछली बार जब मिली थी तो मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती थी। तब तो मैं आपको बहुत एरोगेंट लगी थी, अब अचानक खूबसूरत कैसे लगने लगी? उसने बिना झिझक रथ की करतूत सबके सामने उघाड़ दी। अल्फ्रेडो, जो अब तक मुस्कुरा रहे थे, मरीना की बात सुनते ही गंभीर हो गए। उनकी नज़र रथ पर ठंडी हो गई। रथ कुछ पल को सन रह गई, फिर मुस्कान जबरदस्ती लौटा लाए। वो दिन बस एक गलतफहमी थी। हमने तब सब कुछ साफ कर लिया था, है ना? मरीना ने आंखें सिकोड़कर कहा। गलतफहमी हो भी तो तुमने मेरा मूड बिगाड़ा था, अब हिसाब तो बनता है। रथ बोली, तो फिर एक एल्डर होने के नाते मैं तुम्हें यही माफ़ी मांग लेती हूँ। मरीना की हंसी उभर आई। माफ़ करना, लेकिन अपने आप को मेरा एल्डर मत कहो। तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है, तुम वो दर्जा पाने के लायक नहीं। बाहर से तो रथ माफ़ी मांग रही थी, पर असल में वो यह जताना चाहती थी कि मरीना उसे आदर नहीं देती। ये औरत बेहद चालाक थी। रथ का चेहरा अब सख्त हो गया। हर्नांडेज परिवार की मिस्ट्रेस होने के नाते उसने आज तक किसी के आगे सिर नहीं झुकाया था। वो तो अल्फ्रेडो के सम्मान में ऐसा कह गई थी, पर मरीना ने हद पार कर दी। रथ ने आंखें तरेरते हुए कहा, अल्फ्रेडो, ये लड़की तो बहुत बदतमीज है। बताए, क्या मैं इसके सामने एल्डर कहलाने लायक नहीं? पहले रथ इस बूढ़े व्यक्ति से डरती थी, पर अब गार्सिया परिवार का वक्त खराब चल रहा था। 4 परिवारों में अब वो सबसे नीचे थे। अगर हालात ऐसे ही रहे तो जल्द ही उनका नाम उस सूची से मिट जाएगा। यही वजह थी कि रथ आज उसके सामने इतनी बेखौफ थी। अल्फ्रेडो ने ठंडे स्वर में कहा, मिसेस हर्नांडेज, इस मामले में मेरा कुछ कहना नहीं। मैं खुद भी उसे बहुत संभलकर ट्रीट करता हूँ। रथ की आंखों में हैरानी चमकी। अल्फ्रेडो, इसका मतलब क्या है? अल्फ्रेडो शांत लहजे में बोले, जो कहा वही मतलब है। रथ के होंठ कस गए। उसने मरीना की ओर गुस्से से देखा। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि ये लड़की सच में गार्सिया परिवार की सदस्य है। रथ ने अपनी बात जारी रखी, मिस्टर गार्सिया, आपकी उम्र हो चली है। मैं समझ सकती हूँ कि आप अपनी जूनियर से बहुत लगाव रखते हैं, लेकिन आपको उसे थोड़ा समझाना चाहिए, वरना देर हो जाएगी। आपकी ये ग्रैंडडॉटर बाहर झगड़े करती घूमती है। गार्सिया परिवार की कुछ रेप्यूटेशन है, पर शहर में ऐसे भी लोग हैं जो आपसे ज्यादा ताकतवर हैं। अगर इस मिस ने अपना स्वभाव नहीं बदला तो आगे चलकर उसे भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। उसकी बातों के पीछे छिपा व्यंग्य साफ था। रथ ने आगे कहा, खैर, मैं एल्डर हूँ और इस मिस ने मुझे बार बार अपमानित किया है। अब चाहे मेरा स्वभाव कितना भी शांत क्यों न हो, मुझे उसे रूल्स सिखाने ही होंगे। अगर वो आज मुझसे ठीक तरह से माफ़ी मांग ले तो मैं बात यही खत्म कर दूंगी। कैसा रहेगा? अब जब रथ को मरीना की असली पहचान पता चल गई थी तो उसने तय कर लिया, अब पुराने और नए दोनों हिसाब एक साथ चुकाए जाएंगे। जैसे ही रथ ने बात खत्म की, अचानक उसके घुटने में तेज दर्द हुआ और वह नीचे गिरकर घुटनों पर बैठ गई। मिसेस हर्नांडेज, हैना तुरंत दौड़ी और रथ को सहारा देने लगी, लेकिन रथ को महसूस हुआ कि उसके पैरों में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची। उसके चेहरे पर डर की झलक उभर आई। हॉल में मौजूद सब लोगों का ध्यान अब उनकी ओर था। जब सबने रथ को घुटनों पर देखा तो सब हैरान रह गए। आखिर ये क्या हो रहा था? ओह, अगर माफी मांगनी ही थी तो इतना झुकने की जरूरत नहीं थी, मिसेस हर्नांडेज। सबके बीच सिर्फ मरीना का चेहरा बिल्कुल शांत था। तुमने मिसेस हर्नांडेज के साथ कुछ किया है क्या? हैना ने मरीना की ओर गुस्से से देखा। कब देखा तुमने कि मैंने कुछ किया? उन्होंने खुद ही मुझसे माफी मांगनी चाहिए। मरीना ने ठंडे अंदाज में हैना की ओर देखा। हैना के पास जवाब नहीं था। उस औरत की मौजूदगी ही इतनी डरावनी थी कि हैना को लगा जैसे साइमन खुद उसके सामने खड़ा हो। रथ कुछ कहने ही वाली थी कि मरीना उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। मरीना ने अपने अंगूठे से रथ के कान के पीछे वाले बिंदु पर जोर से दबाव डाला।
रथ ने तुरंत महसूस किया कि वह बोल नहीं पा रही है। उसने डर से मरीना की ओर देखा। तुम क्या कर रही हो? मिसेस हर्नांडेज को छोड़ो। हैना ने मरीना को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, पास खड़ी ली ने उसे पकड़ लिया। मुझे छोड़ो। हैना ने छूटने की कोशिश की। बहुत शोर कर रही हो। मरीना ने भौहें चढ़ाईं। ली ने तुरंत समझा और अपने हाथ से हैना की गर्दन पर हल्का वार किया और हैना वहीं बेहोश होकर गिर गई। रथ की आंखें फैल गईं। उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई औरत सबके सामने ऐसा करने की हिम्मत रखती है। क्या उसे पता नहीं कि रथ के पीछे हर्नांडेज और पेम्ब्रोक दोनों परिवार हैं? मरीना ने रथ की ओर झुककर धीरे से कहा, रथ, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि मुझसे पंगा मत लेना, वरना मुश्किल खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। उसकी आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। रथ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। मरीना ने सीधी होकर कहा, मिसेस हर्नांडेज, आप इतनी सच्चाई से माफ़ी मांग रही हैं, तो मैं माफ़ी स्वीकार करती हूँ। अब उठ जाए। मरीना के लहजे और नज़र से ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को माफ़ कर रही हो। रथ का गुस्सा उबल पड़ा, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि वह खड़ी हो सकती है। चारों ओर फुसफुसाहट शुरू हो गई। ओह माय गॉड, मिसेस हर्नांडेज ने उस लड़की से माफ़ी मांगी। वो लड़की कौन है? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसका अंदाज बहुत रॉयल है। क्या वो मिस्टर गार्सिया की पोती हो सकती है? नहीं, अगर वो उनकी पोती होती तो मिसेस हर्नांडेज को उसके आगे झुकना नहीं पड़ता। रथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह गुस्से और अपमान से कांप रही थी। मैं तुम्हें और गार्सिया परिवार को इसका अंजाम दिखाऊंगी, रथ ने दांत भींचते हुए कहा। मरीना ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे लगता है तुम गलतफहमी में हो, मैं गार्सिया परिवार से नहीं हूँ। क्या? तो फिर तुम हो कौन? रथ ने आंखें तरेर कर पूछा। वो मेरी फियोंसी है। अचानक पीछे से साइमन की ठंडी आवाज़ आई। सबकी नज़रें उसी दिशा में मुड़ गईं। साइमन धीरे धीरे आगे आया और मरीना के पास खड़ा हो गया। उसने उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया। मरीना हैरान थी, वो यहाँ अचानक कैसे आ गया? हॉल में मौजूद लोग और भी ज्यादा हैरान थे। क्या सच में ये लड़की साइमन की फियोंसी है? लेकिन ये तो किसी ने कभी नहीं सुना। रथ ने गुस्से से कहा, साइमन, क्या तुम इस औरत के लिए मुझसे टकराओगे? साइमन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों का भाव सब कुछ कह रहा था। वह रथ के बजाय मरीना के साथ था। रथ ने ठंडे स्वर में कहा, साइमन, मेरे और पेम्ब्रोक परिवार के बिना तुम अपनी कुर्सी पर नहीं टिक पाओगे। साइमन ने शांति से कहा, कोशिश करके देख लो। ठीक है, अब देखना मैं तुम्हें कैसे गिराती हूँ, रथ ने गुस्से में कहा और बाहर चली गई। रथ, जो हमेशा खुद को ऊंचा समझती थी, आज सबके सामने अपमानित हो गई। वो इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगी। रथ के जाते ही बाकी सब लोग भी ऐसे दिखाने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन उनकी नज़रें साइमन पर ही टिकी थी। मरीना ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, मिस्टर गार्सिया, आपके जन्मदिन समारोह में थोड़ी परेशानी खड़ी कर दी, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है, बस बहुत समय बाद तुम्हें इतना गुस्से में देखा है। आखिर रथ ने ऐसा क्या किया? अल्फ्रेडो ने हल्के अंदाज में पूछा, जैसे उसे रथ की कोई परवाह ही न हो। कुछ खास नहीं, ये छोटी छोटी बातें मैं खुद संभाल सकती हूँ। मरीना नहीं चाहती थी कि अल्फ्रेडो इन बातों में परेशान हो। सही है, मुझे पता है तुम क्या कर सकती हो। शायद मैंने ज्यादा पूछ लिया, लेकिन तुम्हें अपने फियोंसे के बारे में तो बताना चाहिए। अल्फ्रेडो की नज़र अब साइमन पर टिक गई। उसकी आंखों में हल्की उत्सुकता थी। मरीना कुछ पल के लिए रुक गई। ये लंबी कहानी है, मैं बाद में बताऊंगी। उसने हल्की नज़र साइमन की ओर डाली। ठीक है, तो मैं तुम्हारी वेडिंग बैंक्वेट का इंतज़ार करूंगा, अल्फ्रेडो ने मुस्कुराते हुए कहा। वेडिंग बैंक्वेट? वो तो बहुत दूर की बात थी। साइमन ने तुरंत कहा, जब तारीख तय होगी मैं खुद आपको बुलाने आऊंगा, मिस्टर गार्सिया। बहुत अच्छा, मैं इंतज़ार करूंगा। अल्फ्रेडो और भी प्रसन्न हो गया। मरीना कुछ बोल नहीं पाई। क्या ये आदमी जानता भी है कि वो क्या बोल रहा है? ये तो शादी की तारीख तय करने की बात कर रहा है। मरीना ने उसे घूर कर देखा और साइमन ने मासूम चेहरा बनाकर उसे देखा, जैसे उसे पता ही न हो कि उसने क्या कह दिया। मरीना ने आंखें घुमाई। अब उसे समझ आ गया था कि यह आदमी अभिनय में माहिर होता जा रहा है। तभी फेलिक्स तेजी से अंदर आया और अल्फ्रेडो के कान में कुछ कहा। डैड, एक हादसा हुआ है। अल्फ्रेडो का चेहरा थोड़ा गंभीर हुआ। क्या हुआ? फेलिक्स ने हिचकिचाते हुए कहा, अभी खबर मिली है, जेफरी का एक्सीडेंट हो गया।
उसकी गाड़ी सीधी झील के अंदर गिर गई। फेलिक्स खुद डर रहा था कि अल्फ्रेडो ये खबर सुनकर टूट जाएगा, लेकिन उसे बताना ही पड़ा। जैसा उसने सोचा था, अल्फ्रेडो का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया और वो लड़खड़ा गया। डैड! फेलिक्स ने तुरंत उसे संभाला। मिस्टर गार्सिया! मरीना भी आगे बढ़ी। अल्फ्रेडो ने कांपती आवाज में कहा, जल्दी किसी को भेजो, जेफरी को ढूंढो। इतना कहकर अल्फ्रेडो की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो लगभग बेहोश हो गया। मिस्टर गार्सिया, चिंता मत कीजिए, मैं खुद जाऊंगी और जेफरी को ढूंढकर वापस लाऊंगी। मरीना की आवाज दृढ़ थी। अल्फ्रेडो की उम्र को देखते हुए ज्यादा चिंता उसके लिए खतरनाक थी। मरीना की बात सुनकर उसने खुद को थोड़ा संभाला और उसका हाथ पकड़ लिया। मरीना, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन इस बार जेफरी को ढूंढ लाना। उसकी आवाज विनती से भरी थी। आप चिंता मत करें, मैं वादा करती हूँ, जेफरी को जरूर वापस लाऊंगी। मरीना का लहजा निश्चयपूर्ण था। ठीक है। अल्फ्रेडो ने राहत की सांस ली और फिर उसकी चेतना धुंधली हो गई। डैड! फेलिक्स घबरा गया। मिस्टर फेलिक्स, आप उन्हें अस्पताल ले जाए, जेफरी को मैं खोजूंगी, मरीना ने तुरंत कहा। धन्यवाद मरीना। फेलिक्स जानता था कि मरीना और जेफरी बचपन से दोस्त थे और बेली परिवार का सहयोग मिलने से उसकी तलाश ज्यादा तेज और प्रभावी होगी। मरीना ने सिर हिलाया और तुरंत बाहर निकल गई। साइमन भी उसके साथ चल पड़ा। बैंक्वेट हॉल, जो कुछ देर पहले चहल पहल से भरा था, अब सन्नाटा छा गया। बाहर निकलते ही मरीना ने ऑस्कर को आदेश दिया, अपने सारे लोग इकट्ठा करो, पूरी ताकत लगा दो, मुझे जेफरी जल्द से जल्द चाहिए। जी। ऑस्कर तुरंत चला गया। मरीना खुद ली के साथ मौके पर जाने लगी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, साइमन ने कहा और कार में बैठ गया। मरीना ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। ली, चलो। लगभग आधे घंटे बाद वे हादसे की जगह पहुंच गए। पुलिस ने पूरे क्षेत्र को घेरा हुआ था और बाहर कई लोग जमा थे। मरीना सीधी आगे बढ़ी, लेकिन एक पुलिस अधिकारी ने उसे रोक दिया। माफ कीजिए, आगे क्राइम सीन है, किसी को जाने की अनुमति नहीं है। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, मिस बेली। मरीना ने ऊपर देखा, डैनियल वहां खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मरीना ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। मैं पास ही ड्यूटी पर था, हादसे की खबर मिली तो यहाँ आ गया, डैनियल ने समझाया और पूछा। आप यहाँ क्यों आए हैं? हादसे में मेरा दोस्त था, मैं खुद जगह देखना चाहती हूँ। आपका दोस्त? डैनियल ने तुरंत दूसरे पुलिस अधिकारी से कुछ कहा और फिर कहा, आप लोग मेरे साथ आइए। डैनियल जानता था कि मरीना की मौजूदगी जांच में मदद करेगी। थैंक यू, मरीना ने कहा और उसके साथ अंदर चली गई। पुल की रेलिंग पूरी तरह टूट चुकी थी, जमीन पर ब्रेक के निशान साफ थे। डैनियल ने बताया, लगता है कार फिसलकर सीधे नदी में जा गिरी। गोताखोर नीचे भेजे गए हैं, लेकिन नदी बहुत गहरी है, इसलिए मशीनों का इंतजार करना पड़ रहा है। सर्वेलेंस फुटेज? मरीना ने पूछा। डैनियल ने सिर हिलाया। पास के कैमरे मेंटेनेंस में थे, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। मेंटेनेंस में? मरीना कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। क्या ये महज इत्तेफाक था कि हादसा वहीं हुआ जहां कैमरे बंद थे? मरीना ने कहा, डैनियल, क्या तुम मेरे लिए डाइविंग इक्विपमेंट तैयार करवा सकते हो? तुम्हें डाइविंग इक्विपमेंट किस लिए चाहिए? कहीं तुम खुद पानी में जाकर उसे बचाने की सोच तो नहीं रही? डैनियल हैरान रह गया। बस इतना बताओ कि ये मुमकिन है या नहीं, मरीना ने शांत स्वर में कहा। मुमकिन तो है, लेकिन रात हो चुकी है और नदी का बहाव बहुत तेज है। हमारे प्रोफेशनल फ्रॉगमैन भी वहां से कुछ हासिल नहीं कर पाए। तुम्हारा नीचे जाना बहुत खतरनाक होगा, डैनियल ने चिताया। उसे याद था कि मरीना उनके डायरेक्टर की भतीजी थी। अगर उसे कुछ हो गया तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। मेरे पास डाइविंग परमिट है, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी जान खतरे में नहीं डालूंगी, मरीना ने धीमे से कहा, ताकि डैनियल की चिंता कम हो। डैनियल ने उसे गौर से देखा। जब यकीन हो गया कि वह मजाक नहीं कर रही, तो उसने कॉल किया। कुछ ही देर में एक डाइविंग सूट मंगवा लिया गया। मरीना कपड़े बदलने ही वाली थी कि साइमन ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी जगह मैं नीचे जाऊंगा। इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद कर सकती हूँ, मरीना ने साफ इनकार कर दिया। साइमन कुछ कहने ही वाला था कि मरीना ने दोबारा टोका, ये मेरा मामला है, इसमें तुम्हें शामिल होने की जरूरत नहीं, और मुझे पूरा भरोसा है खुद पर। ये कहकर मरीना सीधे कार की ओर बढ़ी और वहां जाकर डाइविंग सूट पहन लिया। नदी के किनारे साइमन और डैनियल चिंतित नजरों से मरीना को देख रहे थे। मिस बेली, जो फ्रॉगमैन अभी गया था, उसने बताया कि नीचे अब भी तेज धाराएं हैं।
बहुत सावधान रहिए, ऊपर से रात का समय है, विजिबिलिटी कम होगी। अगर कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत ऊपर आ जाए, डैनियल ने बार बार समझाया। मरीना ने हाथ से ओक का इशारा किया और बिना झिझके पानी में उतर गई। साइमन ने मरीना को गहराई में गायब होते देखा और भौहें सिकोड़ लीं। समय बीतने लगा। डैनियल मन ही मन मिनट गिन रहा था। 10 मिनट बाद उसने घबराते हुए कहा, बहुत देर हो गई, वो अब तक ऊपर क्यों नहीं आई? क्या किसी को नीचे भेजें? उसने साइमन की ओर देखा, जो अब भी झील के काले पानी को घूर रहा था। अचानक साइमन बोला, मुझे भी एक डाइविंग सूट दो। डैनियल चौंका, क्या कहा? तुम नीचे जाना चाहते हो? वह समझा था कि साइमन किसी और को भेजने की बात कर रहा है, लेकिन अब उसे समझ आया कि साइमन खुद जाने वाला है। अभी लेकर आओ। साइमन का स्वर सख्त हो गया। डैनियल निरुत्तर रह गया। क्या ये दोनों उसे अपना नौकर समझते हैं? वह आखिर क्रिमिनल पुलिस टीम का कैप्टन था, कोई असिस्टेंट नहीं। लेकिन साइमन की मौजूदगी में ऐसा अजीब दबाव था कि डैनियल ने कुछ नहीं कहा और सूट मंगवाने ही वाला था कि तभी झील के पानी में हलचल हुई। साइमन फौरन आगे बढ़ा। अगले ही पल मरीना पानी से बाहर आई। साइमन ने झट से उसे संभाला। कैसी हो? ठीक हो? उसने जल्दी से पूछा। रात का पानी बर्फ जैसा ठंडा था और गहराई में दबाव भी बहुत था। ज्यादा देर तक रहना मुश्किल था। मरीना ने रेस्पिरेटरी मास्क उतारा और बोली, मैंने वो जगह ढूंढ ली है जहां का डूबी थी और उसे मार्क भी कर दिया है। सच में? तुमने ढूंढ ली? डैनियल की आंखों में हैरानी चमकी। वहां कोई सर्वेलेंस कैमरा नहीं था, इसलिए उन्हें केवल ब्रिज के निशानों से अंदाजा था कि कहाँ गिरी थी। तेज धाराओं के कारण वह बह भी सकती थी। कई बार खोजने के बावजूद कुछ नहीं मिला था और मरीना ने एक ही बार में ढूंढ लिया। मैंने कार को थोड़ा चेक किया। खिड़की टूटी हुई थी, अंदर कोई नहीं था। लगता है वो गिरने के बाद बाहर निकल गया, मरीना ने बताया। मैं तुरंत सर्च टीम को डाउनस्ट्रीम भेजता हूँ, डैनियल ने दृढ़ता से कहा। ठीक है, मरीना ने सिर हिलाया। पहले जाकर कपड़े बदल लो, साइमन ने कहा। उसे का या जेफरी की परवाह नहीं थी, बस मरीना की थी। मरीना ने उसे देखा, फिर हामी भरी और उसके साथ का की तरफ चली गई। जब तक मरीना कपड़े बदल कर लौटी, ऑस्कर वहां पहुंच चुका था। मिस, हमारे लोग निकल चुके हैं। जल्द ही मिस्टर जेफरी का पता चल जाएगा, उसने बताया। मरीना ने सिर हिलाया, लेकिन चेहरे पर चिंता बरकरार थी, क्योंकि उसने डैनियल से एक बात छिपाई थी। वह थी कार के अंदर झगड़े के निशान। जेफरी जरूर किसी से लड़ा था, तभी ये हादसा हुआ। यानी ये एक्सीडेंट बिल्कुल भी एक्सीडेंट नहीं था। मरीना कपड़े बदलने के बाद कार से नहीं उतरी। उसने लैपटॉप उठाया और रास्ते के सर्वेलेंस फुटेज देखने लगी। डैनियल सही था, करीब के कैमरे मेंटेनेंस में थे, कोई रिकॉर्ड नहीं था। मरीना ने खोज का दायरा बढ़ाया। आखिरकार उसे 2 किलोमीटर दूर एक वीडियो मिला जिसमें जेफरी की कार दिखी, लेकिन वीडियो में दूरी ज्यादा थी, इसलिए अंदर साफ नहीं दिख रहा था। फिर भी मरीना ने देखा कि पैसेंजर सीट पर कोई था। गली के लोगों ने कहा था कि जेफरी अकेला निकला था, तो फिर पैसेंजर सीट पर वो औरत कौन थी? उसका चेहरा का की फ्रेम से पूरी तरह ढका था, लेकिन शरीर की बनावट से साफ था कि वो एक युवा औरत थी। उस घटना के बाद जेफरी की कार में कभी कोई औरत नहीं बैठी थी। तो ये कौन थी? मरीना की नजरें गहरी हो गईं। चिंता मत करो, मैंने लोगों को भेज दिया है। अगर जेफरी जिंदा है तो जल्द ही कुछ पता चल जाएगा, साइमन ने कहा। वो जरूर जिंदा है, मरीना ने दृढ़ स्वर में कहा। साइमन ने उसे देखा, आंखों में हल्की जलन थी। क्या वह सच में जेफरी की इतनी परवाह करती है? मरीना ने उसकी नजरें महसूस नहीं की। उसने फोन उठाया और एक पुराना नंबर डायल किया। जैसे ही कॉल जुड़ा, उसने सीधा कहा, मुझे किसी को ढूंढना है, हेल्प मी। क्या? फोन के दूसरी तरफ वाले व्यक्ति को कुछ पल समझ ही नहीं आया। मुझे किसी को ढूंढना है, हेल्प मी, मरीना ने दोबारा कहा। सामने वाले ने कुछ क्षण चुप्पी साध ली। वह अपने फोन की स्क्रीन पर कॉलर आईडी ध्यान से देख रहा था और मन में सोच रहा था, हाँ, ये तो हमारे बॉस का नंबर है, जो लगभग 4 साल से लापता हैं। लेकिन ये आवाज लड़की जैसी क्यों लग रही है? मरीना ने ठंडे स्वर में कहा, मेरी पहचान पर शक मत करो, मेरा फोन कोई डिकोड नहीं कर सकता। मैं तुम्हें जानकारी भेज रही हूँ, उस आदमी को जल्द से जल्द ढूंढो। ये कहकर उसने कॉल काट दिया। फिर अपने मोबाइल से जेफरी की एक तस्वीर चुनी और उसे भेज दी। उधर तस्वीर मिलते ही वह व्यक्ति होश में आया। हाँ, यही तो उनके बॉस का तरीका था, हर काम साफ, तेज और बिना देरी के। लेकिन अब सवाल ये था, क्या उनका बॉस सच में एक औरत थी
या फिर उसने वॉइस चेंजर का इस्तेमाल किया था। ओह, उसने गहरी सांस ली। लगता है हमारा पुराना संकी बॉस अब और भी अजीब हो गया है। समुद्र पार किसी पुराने किले में बैठा वह आदमी हल्का सा कांप गया। उसे लगा लापता होने के बाद उसके बॉस की आदतें और ज्यादा अजीब हो गई हैं। उधर मरीना को ये बिल्कुल पता नहीं था कि अब वह उसकी नज़र में परवर्ट बॉस बन चुकी है। वह शांत रही। कॉल खत्म करने के बाद मरीना ने अपने सामने रखा लैपटॉप बंद कर दिया। अब उसके पास बस इंतजार करने के सिवा कोई चारा नहीं था। तभी बगल में बैठे साइमन ने कहा, मुझे अपना फ़ोन दिखाओ। मरीना ने भौहें उठाई। क्या? साइमन बोला, मैं कुछ और नहीं देखूंगा, बस तुम्हारी गैलरी देखनी है। मरीना को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने फिर भी फ़ोन उसे पकड़ा दिया। हमें पता लगाना होगा कि वो अभी कहाँ हैं, मरीना ने कहा। यस, सामने वाले आदमी ने तुरंत जवाब दिया। लेकिन जैसे ही मरीना कॉल काटने वाली थी, उधर से आवाज़ आई, बॉस, आप इतने सालों से कहाँ थे? हम आपको बहुत समय से ढूंढ रहे थे, लेकिन आपका कोई पता नहीं चला। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि आप मर चुके हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से उन लोगों को रोका जो आपकी जगह लेना चाहते थे। अब जब आप सामने आ गए हैं, तो क्या थोड़ा वक्त निकाल कर वापस आ सकते हैं? इतना बड़ा झंझट मैं अकेला नहीं संभाल पा रहा। समझ गई, जब समय मिलेगा मैं लौटूंगी, मरीना ने शांत स्वर में कहा। तो मैं आपका इंतजार करूंगा। ये सुनकर वह आदमी खुशी से भर गया, आखिर उसका बॉस वापस आ रहा था। कॉल खत्म होते ही मरीना ने तुरंत गासिया फैमिली को फ़ोन किया। उसने बताया कि जेफरी अभी जिंदा है। ये सुनकर अल्फ्रेडो ने आखिरकार राहत की सांस ली। मरीना ने वादा किया कि वह जेफरी को सुरक्षित वापस लाएगी। कॉल के बाद कार में फिर सन्नाटा छा गया। मरीना ने साइमन की तरफ देखा। जेफरी का मामला तुमसे जुड़ा नहीं है, तुम्हें इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं। तुम घर जा सकते हो। वह नहीं जानती थी कि जेफरी को ले जाने वाली ताकत कितनी खतरनाक थी, इसलिए साइमन को इसमें घसीटना सही नहीं था। लेकिन साइमन ने न सिर्फ जाने से इनकार किया, बल्कि आराम से सीट पर टिक गया। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मामला गंभीर है। इस बार तुमने मेरी वजह से रथ को नाराज किया है, वो तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ेगी। तुम जल्दी हर्नांडेज फैमिली लौट जाओ, मरीना ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा। साइमन का स्वर अचानक ऊंचा हो गया। तो क्या हुआ अगर खतरा है? तुम जेफरी के लिए जान दांव पर लगा सकती हो, तो क्या मैं तुम्हारे लिए नहीं? ये बात अलग है, मरीना ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। कैसे अलग? जेफरी और मैं साथ बड़े हुए हैं, बहुत कुछ झेला है हमने साथ में। मैं उसे यूं नहीं छोड़ सकती। और तुम मेरी फियोंसी हो, मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता, साइमन ने सीधे कहा। मरीना कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द नहीं मिले। ठीक है, मैं जानता हूँ क्या कर रहा हूँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, साइमन ने मुस्कुराते हुए उसकी भौहें सीधी कर दी। यूं माथा सिकोड़ना तुम पर अच्छा नहीं लगता। मुझे वो मरीना पसंद है जो बेपरवाह रहती है। साइमन की जिद देखकर मरीना चुप हो गई। वह भले ही बाहर से हल्का फुल्का लगे, लेकिन एक बार जो ठान ले तो कोई उसे रोक नहीं सकता। अगले कुछ दिन तीनों पक्ष पूरी ताकत से जेफरी को खोजते रहे, लेकिन सबको हैरानी हुई जब चौथे दिन सुबह जेफरी अचानक वापस लौट आया। मरीना को जैसे ही खबर मिली, वो तुरंत गासिया मैंशन पहुंची। जेफरी लिविंग रूम में बिल्कुल सुरक्षित बैठा था। मरीना ने दौड़कर उसे देखा, जैसे उसकी आंखों से भरोसा नहीं हो रहा हो। इतना घबराओ मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जेफरी मुस्कुराया। क्या हुआ था? मैंने पता लगाया कि मरीना कुछ कहना चाहती थी, लेकिन गासिया फैमिली को पास खड़ा देखकर रुक गई। वह अल्फ्रेडो की ओर मुड़ी। मिस्टर गासिया, मैं पहले जेफरी की हालत चेक करना चाहती हूँ, कहीं किसी ने उसके साथ कुछ किया हो। ठीक है, जाओ, अल्फ्रेडो ने सिर हिलाया। अब जब जेफरी लौट आया था, बाकी बातें मायने नहीं रखती थी। मरीना जेफरी को उसके कमरे में ले गई, जबकि साइमन नीचे ही रुक गया। अल्फ्रेडो मुस्कुराते हुए साइमन से बोला, मिस्टर हर्नांडेज, गलत मत समझिए। मरीना और जेफरी बचपन से साथ बड़े हुए हैं, दोनों भाई बहन जैसे हैं। साइमन ने सिर हिलाया। मुझे पता है, मरीना ने बताया था। अल्फ्रेडो ने उसे गौर से देखा। साइमन के चेहरे पर जरा भी असहजता नहीं थी। वह मन ही मन प्रभावित हुआ। मरीना जैसी आज़ाद मिजाज लड़की के साथ वही टिक सकता था जो उस पर पूरा भरोसा करे। मरीना की तरफ उसने जेफरी को कमरे में बिठाकर पहले उसका शरीर ध्यान से देखा। सब कुछ सामान्य देखकर वह शांत हुई। मैंने कहा ना, मैं ठीक हूँ, तुम इतना चिंता क्यों कर रही हो? जेफरी ने हंसते हुए कहा। सच बताओ, तुम किसके साथ गए थे? मरीना ने गंभीरता से पूछा।
तुम्हें पहले से पता है, जेफरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। क्या सच में वो वही थी? मरीना ने भौहें चढ़ाईं। हाँ, मरीना, वो सच में वापस आ गई है। जेफरी की आंखों में 7 साल बाद फिर चमक लौटी। लेकिन वो तो मर चुकी थी। हमने अपनी आंखों से देखा था, मरीना ने दृढ़ स्वर में कहा। उसने बताया कि वो सब एक ट्रैप था, अपनी डेथ को फेक करने के लिए, जेफरी ने शांत स्वर में कहा। अगर ये झूठ होता तो मैं पहचान लेती। मरीना कुछ कह ही रही थी कि जेफरी ने उसे रोक दिया। मरीना, जेफरी की आवाज़ सख्त हो गई। क्या तुम खुश नहीं हो कि क्रिसलिन वापस आ गई? खुश हूँ, लेकिन मरे हुए लोग लौट नहीं सकते, ये अजीब है। कोई तुम्हें क्रिसलिन के नाम पर बेवकूफ़ बना रहा है। बेवकूफ़ बना रहा है? तुम्हें डर है कि मैं धोखा खा जाऊं, या ये कि तुम क्रिसलिन की वापसी का सामना नहीं कर पा रही? मरीना कुछ पल चुप रही। मत भूलो, क्रिसलिन तुम्हें बचाने के लिए मरी थी। अब जब वो वापस आए हैं, तो क्या तुम्हें मेरी तरह खुश नहीं होना चाहिए? या फिर तुम चाहती हो कि क्रिसलिन कभी वापस ही न आए? जेफरी के शब्दों ने मरीना के चेहरे से सारी गर्माहट मिटा दी। उसका चेहरा अब बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था।